पहले का कुछ डाउट है तो पूछ लो। होमवर्क कुछ दिए थे? बुकलेट बनाने के लिए बोले। बन गया है? पहला वाला तो कंप्लीट हो गया होगा। उसमें दिक्कत यस है सर। कुछ? उसमें कुछ दिक्कत है, डाउट है? नहीं है? बनाया नहीं हो या है ही नहीं? तो डाउट तो है सर, सेक्शन सी का कॉम्प्रिहेंशन का। अच्छा, और किसी का? बोलो। पेज नंबर? सर क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन सी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। एक्सरसाइज 3 यस सर। सेक्शन सी कंप्रेंशन 2। फिक्स सर्किल ऑफ रेडियस, यही वाला ना? यस सर। ठीक है। बोल रहे नेट फ्लक्स 0 है तो Q1/Q2 कितना होगा? ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 सेक्शन सी कंप्रेंशन 2 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसा चीज पढ़े थे कि अगर ऐसा कुछ रहा, ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा बोल रहे हैं, तो सॉलिड एंगल के टर्म में फ्लक्स लिखे थे। क्या लिखे थे, याद है? बोलो। Q1 माइनस यहाँ पे Q अगर रखते थे तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर थीटा के टर्म में लिख रहे हैं तो ये लिखते थे। ठीक है, इसी से बेस्ड ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, इसके दूसरे एंड पे किसी डिस्टेंस पे चार्ज Q2 रखा हुआ है। बोल रहा है कि Q1 Q2 का जो नेट फ्लक्स है वो 0 है। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रहा है वही यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे वो मान लेते हैं कि कोई एंगल अल्फा बना रहा है, यहाँ पे कोई अल्फा एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है, ये रेडियस कुछ r दे रखा है, ये डिस्टेंस x1 बोल रहे हैं और ये डिस्टेंस x2 बोल रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसके कारण जो फ्लक्स 1 होगा इनकमिंग फ्लक्स है, और इसके कारण जो है फ्लक्स 2 है वो आउटगोइंग फ्लक्स है। दोनों हमसे कह रहा है कि इक्वल है, क्योंकि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो जाएगा तभी टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। तो नेट फ्लक्स को 0 करेंगे तो यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और एक रिलेशन मिल जाएगा हमें Q1 और Q2 में। Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा बीटा x1 और r के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। हो जाएगा अब? यस सर, अब हो जाएगा, वही फॉर्मूला में ही दिक्कत था। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग निकाले थे ना, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कोई में बाकी सब हो जाएगा इसका पार्ट? यस सर, अब हो जाएगा, यही था बस। ठीक है, सर और और किसी क्वेश्चन में? नंबर 11 एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 इसी चैप्टर का ना? यस सर। क्या? स्मॉल प्लास्टिक बॉल ऑफ मास m, यही वाला? यस सर, विथ अ जिंक कोटिंग। हाँ, सर बस उसका ये नहीं समझ सिचुएशन क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है।
जैसे कह रहा है कि एक ऐसा जो है बॉल टंगा हुआ है, ठीक है, इस पे जिंक कोटिंग है और बोल रहा है कि इस रीजन में, इस डायरेक्शन में ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू ई है, ग्रेविटी जी है। अब अगर हम इस पे अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहे हैं तो इस पे अचानक से चार्ज कैसा आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्यू आ जा रहा है। क्लियर है? ये सिचुएशन दे रहा है और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर लैमिनर। क्या होगा बोलो, वो क्या होगा? सर यहाँ यूवी रेस डालने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, फोटॉन, तो जिंक एक्साइट कर प्लेट से देता है। इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा। फोटो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में सब पढ़े होंगे। हाँ यस सर। उसमें क्या होता है, जब हम फोटॉन्स को किसी भी मेटल प्लेट पे डालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यस सर। याद है? यस सर। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है? यस सर। अब इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बनाएगा, तो हम अब तो आराम से निकाल सकते हैं। नीचे mg, इधर क्या होगा, q इंटू ई, सर अब इधर निकल जाएगा। टेंशन। ठीक है, लास्ट वाले में डबल एंगल बनेगा एनर्जी कंजर्वेशन से। और कोई? सर एचसीवी में पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 50 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला था। ठीक है, एक मिनट। बुकलेट में और किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, फिर एचसी वर्मा देखते हैं। पेज नंबर कितना है एचसीबी में? सर 123। क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर आंसर मैच नहीं कर रहा। पहला केस में, ठीक है, एचसीबी क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L/g। सिंपल पेंडुलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो टाइम पीरियड क्या यूज करेंगे, 2 पाई अंडर रूट L/g। क्लियर है? 20 ऑसिलेशंस मार रहा है, 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम ऊपर ऑन कर दे रहे हैं। तो याद करो कि जब हम लोग ये फॉर्मूला लिखते थे तो यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखा करते थे। ठीक है, जब हम ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में हम देखते हैं तो जी इफेक्टिव यानी कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उस पोजीशन पे बॉल पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, अब इस पे चार्ज जो बोल रहा है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा Q इंटू ई। तो यहाँ पे जो हम जी इफेक्टिव यूज करेंगे, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, बताओ तुम्हें। जी डाउनवर्ड में लग रहा है, ऊपर में QE/m इतना ही लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे नया जो टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मच विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट, नया टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इस केस में अगर हम टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड कहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट L/g इफेक्ट। यही चीज यूज किए हो।
यस सर। तब तो आना चाहिए। बाकी आंसर में 20 ऑसिलेशंस के लिए पूछा है। इस फॉर्मूले से जो निकलेगा 1 ऑसिलेशन का टाइम निकलेगा। ठीक है ना, कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम, तो 20 से मल्टीपल करना पड़ेगा। बाकी अगर ये किए हो तो आना चाहिए, नहीं तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। यस सर। करना। यस। और कोई? अब नहीं है? ठीक है फिर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद एचसीवी वर्मा में इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 69 तक होमवर्क रहेगा। ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 29। पहले का जो कर चुके हैं सो कर चुके हैं, अब तो 69 हम लिखते रहे। ठीक है, फिर आगे अब देखते हैं। हम लोग अभी तक शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, यहीं तक हुआ था। यस सर। Okay. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना हो, तो कोई भी चार्ज रहे तो उस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फील्ड एनर्जी बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइन कर रहे थे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाने पे जो वर्क करते हैं वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है। और इस पे कुछ हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। तो हम लोगों ने निकाला था कि एक सेल हो, यानी कि अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक है, और उस पे चार्ज अगर हम बोल रहे हैं Q है, रेडियस R है, तो इस स्फीयर पे अगर हम बोल रहे हैं कि रेडियस R है और इसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा अगर ये कोई भी कंडक्टर है तो, ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं तो कंडक्टर है तो फ्री टू रिपेल होता है, यानी कि फ्री टू मूव होता है, तो मूव करके सबसे दूर रहना चाहेगा जो कि सरफेस से उसे मिलेगा। और चूंकि हम लोग डायनेमिक का बात कर नहीं रहे हैं, सिर्फ स्टैटिक अवस्था में जब वो खुद को अरेंज कर चुका है तब की बात हो रही है, तो इस पे चार्ज अगर Q है तो इस कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था KQ/R इफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। इनसाइड के लिए क्या आया था, बोलो बोलो। सर KQ/R। कैपिटल R, यानी कि सरफेस पे और अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर में हम किसी भी दो पॉइंट्स पे अगर हम चार्ज को मूव करेंगे तो हमारा वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। और अगर वर्क डन 0 है इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहा होगा। ठीक है, इतना चीज हम लोग निकाले थे लास्ट में। इसके बाद है अगर हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया जाए, ठीक है, और इस पे बोला जाए कि चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो अगर ऐसा है तो इसका पोटेंशियल मतलब
कि अगर हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम सराउंडिंग में पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा। तो बताओ तुम लोग क्या आएगा। प्रोसेस तो सबको पता ही है। इस पे जो चार्ज है नॉन कंडक्टिंग कह रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग यानी कि इस पे जो चार्ज है ये इसके पूरे बॉडी में ऐसा फैला होगा, यानी कि वॉल्यूम में फैला है, पूरे ही इसके बॉडी में ऐसा चार्ज ये फैला हुआ है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। हम इसे किसी भी पॉइंट पी जो कि आर दूरी पे इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसके भी दो केसेस होंगे, एक आर अगर ग्रेटर देन आर हुआ तो, और सेकेंड आर अगर लेस देन आर हुआ तो। ट्राई करोगे या बताएं? सर ट्राई करते करो एक बार, प्रोसेस वही सेम है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते सर हैं कि आउटसाइड के लिए तो k क्यूब है स्मॉल r, ठीक है, आउटसाइड के लिए। ठीक है। अस्मिता यस सर। तुम्हारा आया? तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्या, पूछते नहीं हो बाकी लोग? इतना दिन का टाइम मिला था, 2 4 10 10 क्वेश्चन भी किए रहते तब तक पूरा हो गया रहता। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी बड़े चीज के लिए तो तुम्हें लगना पड़ेगा। किसी भी कारणवश अगर इधर लेट होता है तो पीछे का जो भी छूटा है उसे कंप्लीट करो। ठीक है, ये नहीं कि हम भी सो जाए, तुम्हें लगे भी धीरे रहना ही पड़ेगा अगर अच्छा चाहते हो, अच्छे रैंक चाहते हो तो। बाकी जैसा अगर भीड़ कर रहा है वैसा ही हम करें, कोई फायदा है नहीं। सर k क्यूब बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, ऐसा ही कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। केस 1 बोल रहे हैं कि आर लेस देन ग्रेटर आर है। आर ग्रेटर देन आर कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इस स्फीयर से बाहर है। ठीक है, स्फीयर से बाहर के बाहर, यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा स्फीयर है जिसपे चार्ज पूरा इसके बॉडी में ऐसा है, इससे हम पॉइंट जो पी ले रखे हैं वो इस स्फीयर से बाहर है आर दूरी पे। ठीक है, हमें अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम यही मानेंगे कि हम एक यूनिट चार्ज को या फिर क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के हम इस पॉइंट पे ला रहे हैं, यही करेंगे। ठीक है, तो बाहर में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यूब बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीवी जो होता है हमारा माइनस ई डॉट डी आर होता है। हम इसे ला रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ पी माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल होगा, जो कि इधर अगर हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाहर में, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम लाने को किसी भी रास्ते से ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, किसी भी रास्ते से लाओ पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वर्क डन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए हम इसी स्ट्रेट लाइन से ला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इधर की तरफ इसमें हम लेके आ रहे हैं। और डी माइनस डी आर करेंगे तो यहाँ पे हमें डी आर मिल जाएगा कॉस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है इतना?
हम जानते हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल अगर हम 0 मानते हैं तो इसलिए हम इसे वीपी लिख दे रहे हैं, और इधर लिख रहे हैं माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रल इन्फिनिटी से आर। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे जो दिख रहा है के क्यू बाई आर मिलेगा। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत? 1 बाई के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, माइनस 1 बाई आर, इसलिए 1 बाई आर बचेगा। क्लियर है इतना? हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि पहले ये काम हम लोग करे हुए हैं इंटीग्रेशन का। दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, इनसाइड के लिए बाकी लोग को भी बोल रहे हैं, दिक्कत है तो पूछते चलो, डाउट को रखना नहीं है। डाउट रखोगे थोड़ा थोड़ा डाउट मिलते मिलते बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। डाउट बाद में डाउट नहीं रह जाएगा बल्कि कंफ्यूजन, या फिर कहोगे कि बाद में ये चैप्टर पढ़े ही नहीं, ये सब चीजें होने लगती हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पी पे, जो कि पॉइंट जो है अब इनसाइड द स्फीयर है, तो यहाँ का कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो कोई भी। सर सर शेल एलिमेंट एलिमेंटल, लेके निकालेंगे। यस सर। एक एक करके, हाँ बोलो। सर एलिमेंटल शेल लेके 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे। हमें उस जगह का पोटेंशियल निकालना है, तो हम 0 से r तक क्यों निकालेंगे? पोटेंशियल का मेन डिफिनीशन क्या है? वो एलिमेंटल से तो तुम क्या निकालना चाहोगे? बोलो, पोटेंशियल का मेन डिफिनीशन क्या है? सर किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहा हूँ। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और वही चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाएंगे, तो चूंकि हम यहाँ पे देख रहा है कि इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो हम 0 मान लिए हैं, इस वजह से हम उस पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल लिख पा रहे हैं। क्लियर है? तो यूनिट चार्ज को, ठीक है, क्यू चार्ज को नहीं, यूनिट चार्ज को, यानी कि क्यू जो है ये हमारा क्या होना चाहिए? यूनिटी। जब ये यूनिटी होगा तभी वो हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल होता है। तो यहाँ भी वही डिफिनेशन है, हम इसे कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो डिफिनीशन पे जाना है, कहीं भी कुछ भी पूछे, अपना जो बेसिक चीज होता है वो मजबूत रखना है। कैसा भी शेप दे दे, कुछ भी दे दे, डिफिनीशन पे जाओ, आराम से सॉल्व होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रास्ते में इस पोजीशन पे, यानी कि बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर वही हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, हम इसको आउट बोल देते हैं, इनसाइड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है? के क्यू आर बाई आर क्यू, यही लगता है। अगर सॉलिड सेल मतलब सेल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे तो बाहर में के क्यू बाई आर स्क्वायर और अंदर में के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू, यही आया था। अब अगर हम इस यूनिटी को लेके आ रहे हैं तो हमारा जो डिफिनीशन है वो कहता है कि डीवी जो होगा वो इंटीग्रल ई डॉट डी आर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे डीवी, तो डीवी हम डायरेक्टली वीपी बोल रहे हैं क्योंकि वीपी माइनस बी इंफिनिटी, या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी से वीपी। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिख रहा है या डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है?
इस सरफेस से बाहर डिफरेंट है, सरफेस के अंदर डिफरेंट है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या इसे हम डबल टाइम लिख सकते हैं क्या? ऐसा इन्फिनिटी से पहले हम सरफेस तक आए, प्लस रहता लेकिन बाहर माइनस है, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? मान लेते कोई वाई डी एक्स रहता है तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ए टू बी प्लस बी टू सी, ऐसे लिखते हैं, पता है या नहीं? यस सर। ठीक है, फिर सबको पता है। ये जो हमारा फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वो पार्ट में दिख रहा है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है यानी कि इन्फिनिटी से लेके इस सरफेस तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, यानी कि जब इसका रेडियस ये आर रह रहा है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रहा है, उसके अंदर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगने लगा। तो जब हम इस चार्ज को ला रहे होंगे इन्फिनिटी से उठाकर, तो बाहर में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज कर रहा होगा, ये अपोज कर रहा होगा, और अंदर में ये कर रहा होगा, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में तोड़ लिया। तो यहाँ से अगर हम VP लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या उसका KQ/R ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला चीज ही है, यही वाला चीज है, इन्फिनिटी टू R। कोई दिक्कत? एक लाइन बढ़ा दें। माइनस इंटीग्रल KQR/R³ dr, यही होगा। इसका तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि इसका KQ/R आ जाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो KQ/R³ हमें बाहर दिख रहा है, R का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो R²/2 R2R। इसी चीज को अब सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम KQ/R³ जो है कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? 1/r²। नीचे से R² लिए तो R² बचेगा ना, यस। माइनस यहाँ पे R²/2 माइनस R²/2, यही रहेगा। लिमिट पुट कर दिए हैं, कॉमन भी ले लिए हैं स्टेप एक साथ में, तो 3r² माइनस r²/2। 3r² माइनस R², ये मिल रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनसाइड में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला होगा KQ/2R³ 3r² माइनस R²। अगर हमें यहाँ पे भी सरफेस की बात किया जाए, ठीक है, सरफेस, तो सरफेस पे स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R² के बराबर। तो हमें क्या मिलेगा? KQ/R। अगर वही हम सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए स्मॉल r 0, स्मॉल r 0, तो 3KQ/2R, जो कि हमें दिख रहा है कि 3/2 ऑफ V सरफेस है। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इसे याद रखना है, KQ/R if R greater than R, and KQ/2R³ 3r² minus R² if R is less than equal to R। ठीक है, इक्वल टू दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं।
ठीक है, हम इस फॉर्मूला को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब वहां पे G m1 m2 हुआ करता था, तो ऐसा ही यूज करके गॉस लॉ बताए थे ग्रेविटेशन का, कि हम लोग गॉस लॉ जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेशंस के लिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए हम इसे बोर्ड या स्कूल के एग्जाम्स में यूज नहीं करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें, लेकिन हम यहाँ पे के को जी से रिप्लेस करके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जी यानी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, के को जी से रिप्लेस कर देंगे, क्यू जो है वो मास से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ग्रेविटी का अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि निगेटिव में आता है, इसलिए हम साइन के साथ माइनस Gm/r, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है हमेशा, Gm/2r³ 3r² - r²। ठीक है, इसे यूज कर सकते हो। क्लियर है ये? एक और हम मास से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके का सहायता बहुत जगहों पे मिलेगी, जैसे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा कि ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, या फिर गड्ढा खोन दिए यहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं, कितने हाइट तक जाएगा, क्या होगा। एक टावर है इतने हाइट का, यहाँ से फेंक दिए, तो एनर्जी लिखने में अगर हमें पोटेंशियल अंदर और बाहर का पता है तो हम लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डेप्थ दिया रहता है, जब अंदर की बात होगा तो ये डेप्थ डी दिया रहेगा, तो हमें स्मॉल आर को यहाँ से लिया गया है, तो स्मॉल आर को डी के टर्म में रखना पड़ेगा। हो जाएगा? सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन के अलावा किस चीज का डिफरेंस होता है? डिफरेंस ज्यादा कुछ का नहीं है, ठीक है, दोनों चीज सेम ही चीज है, बस पोटेंशियल जो है किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी बताने के लिए यूज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो दो चीज का इंटरेक्शन को बता रहा है, बस इतने का अंतर है। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, दो चार्जेस हैं तो उन दोनों का इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहे हैं, यानी कि हम एक पार्टिकुलर चार्ज है, इस चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, इस पॉइंट पे हम इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट चार्ज है। क्लियर है? यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई चार्ज लेके आए, यहाँ पे क्यू रख दे, तो हम डायरेक्टली इसके प्रॉपर्टी से इसका जो भी इफेक्ट होगा वो हम जान सकते हैं, बस इतने का अंतर है। क्लियर है? यस सर। अगर कोई ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा हो, नहीं बनाया हो, तो एक ये फॉर्मूला हम बताए, एक गॉस लॉ बोले थे कि गॉस लॉ हम लोग डायरेक्टली यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, वैसे ही वहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो रहा ही है, तो होते ही साथ साथ चाहो तो तुम ग्रेविटेशन एक बार बना सकते हो, पढ़ सकते हो, आसानी से हो जाएगा ये सारी चीजें अगर यूज करते हो तो। ठीक है, उसमें जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी सारा यूज करते थे, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखते थे। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले वहां यूज करना सीख ली। उसके बाद थोड़ा सा रह जाता है केपलर्स वाला, तो उसको पढ़ लो, ग्रेविटेशन तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, डाउट है, तो फिर से एक बार जाकर टाइम निकाल के उसको खत्म कर लेना है। क्लियर है? ठीक है, एक साथ में दो दो चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बनाए डिस्टेंस के साथ, तो कैसा बनेगा, कोई बताएगा?
सेंटर पे कितना है 3/2 ऑफ सरफेस, यानी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सरफेस पे जा रहा है तो KQ/R हो जा रहा है, और बाद में ये R की जगह स्मॉल r होगा, यानी कि और घटता जा रहा है, ऐसा ही है। लेकिन अप टू सेंटर देखे तो वेरिएशन कैसा है, यहाँ पे देख के बताओ ये पैराबोला कैसा बनेगा। पैराबोलिक इक्वेशन है, ये बात तो दिख रहा है सबको। सर डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड रहेगा, निगेटिव है तो, यानी कि सेंटर पे पोटेंशियल जो है 3/2 KQ/R रहेगा, सरफेस पे KQ/R रहेगा, ये तो हम जानते हैं। फर्स्ट रीजन में हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल क्या है, डाउनवर्ड ऐसा आएगा, क्योंकि पैराबोला देखो डाउनवर्ड में है, और इसके बाद जो है KQ/R है, यानी कि रेक्टेंगुलर पैराबोला जैसा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि वेरिएशन जो होगा ऐसा कुछ आएगा। ग्रेविटी में याद रखना कि ये जो फोटो है ये y एक्सिस के नीचे बनता है, यहाँ पे भी अगर हम ये जो चार्ज है इसे निगेटिव रखेंगे तो इसे नीचे ही बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव के लिए निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आता है। क्लियर है? तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्टली अगर पूछ देता है, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ वेरिएशन ये हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो डाउनवर्ड रहेगा। ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्शन होता है, इसलिए मोस्टली जो है साइन के साथ देगा तो डाउनवर्ड ही रहता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज दे रखा है ऐसा, सरफेस है, सरफेस बी है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड BA माइनस BB। ठीक है, दोनों है जो है सेल है। सर क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी जो है स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल्स हैं। ए पे चार्ज QA है, बी पे चार्ज QB है। क्लियर है? ए वाले स्फेयर का रेडियस स्मॉल है, बी वाले का रेडियस स्मॉल बी है। तो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए, यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो दोनों का सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। क्वेश्चन क्लियर है अब? बोलो। सर K into QA/A minus QB/B। K into QA/A K माइनस K into QB/B। नहीं, गलत है। और कोई? ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो QA जो दोनों जगह पोटेंशियल होगा, चलो लिखते हैं साथ साथ, तुम लोग बोलो, हम बस लिखेंगे तुम लोग बोलोगे।
पोटेंशियल एट ए क्या दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा या सिर्फ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा? दोनों पास पास रखे हुए हैं तो दोनों की वजह से होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर हम इस QA की वजह से यानी कि जो इसके सरफेस पे है, ए वाले के सरफेस पे है, उसकी वजह से लिखेंगे तो KQA/A रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। No. ठीक है, लेकिन अगर हम इस बी वाले के कारण लिखना चाहें इस पॉइंट पे यानी कि अंदर वाले सरफेस पे, तो क्या ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर का पॉइंट है? Yes, अंदर sir. का पॉइंट है, तो अंदर का पॉइंट है और सेल है, तो सेल से हम जानते हैं कि अंदर में जो होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर होता है। यही होता है, यानी कि जो उसके सरफेस पे होता है यानी कि KQ/B जो होता है वही उसके अंदर भी रहेगा। ठीक है, यानी कि ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन ए है और ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सेल है, हम लोगों ने जो निकाला है। यहीं पे लिखते हैं। भी अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? बी जो है यानी कि बाहर वाले स्फीयर का सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां भी दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। अंदर वाले के कारण कितना होगा? QA के कारण बताओ। KQA/B। KQA/B, क्योंकि वो सेल से क्या है, बाहर का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? KQA/B लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम उस पे जो चार्ज है उसके कारण लिखें तो KQB/B। क्लियर है? हमसे पूछा गया है, दिस इम्प्लाइज दैट कि VA माइनस BB हमसे पूछा गया है, तो VA माइनस BB हमें दिख रहा है कि KQA 1/A माइनस 1/B, ये मिल रहा है। यस सर। इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है ए पे है वो ग्रेटर देन 0 है, मान लेते हैं, चलो चार्ज इफ QA इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो हमारा क्वांटिटी आया VA माइनस BB, ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्लियर है सबको? ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/A माइनस 1/B, ए जो है स्मॉल है, बी जो है लार्ज है, तो 1/A माइनस 1/B क्या हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा? क्यों? क्योंकि ए इज लेस देन क्या है? B है, तो रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये हमेशा ऐसा होगा। चलो ऐसे लिख देते हैं, ए जो है लेस देन B है, तो 1/A जो होगा ग्रेटर देन 1/B होगा। किसी को इसमें दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगर यहाँ से ये है तो 1/A माइनस 1/B जो है हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये तो साइड में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर QA ग्रेटर देन 0 होगा तो VA जो है हमेशा ग्रेटर होगा BB से। VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन BB। ठीक है, अगर वही हम चार्ज जो है QA को ही लेस देन 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे QA जो लेस देन 0 है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो VA माइनस BB जो होगा निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव ही है, QA निगेटिव, ते निगेटिव, यानी कि VA इज लेस देन BB। यहाँ पे
बी वाले यानी कि बाहर वाले स्फीयर पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना है अंदर वाले पे। अंदर वाले पे हम पॉजिटिव चार्ज रखे तो पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज रखे तो पोटेंशियल ऑफ बी जो है वो ग्रेटर आ रहा है। अब इससे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो भी हम बताते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू भी है। अब तुम लोग ये चीज डिसाइड करो कि अगर हम यहाँ से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, सरफेस ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? सर ए से बी की तरफ। ए से बी। ए से बी। यहाँ पे जो चार्ज ऑन सरफेस बी है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम ए पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो ये चार्ज ए से बी की तरफ भाग जाएगा। अगर हम निगेटिव चार्ज रखे हैं तब भी वो ए से बी की तरफ भाग जाएगा। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये क्या होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, और निगेटिव चार्ज जो होता है ये लोअर टू हायर जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है यानी कि अगर हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे, दिस इंप्लाइज दैट कि चार्ज विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए से बी की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो करते रहेगा। यानी कि जो यही जो फंक्शन होता है वेन डे ग्राफ, रेटर जो होता है इसी फंक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, वेन डे ग्राफ जनरेटर एनसीईआरटी में दे रखा है, वो अब बोर्ड के में से हट गया है। ठीक है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए जान लो कि वेन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें हम किसी भी स्फीयर पे अगर बहुत चार्ज इकट्ठा करना चाहते हैं तो उस पर चार्ज इकट्ठा करने के लिए हम लोग वेन डे ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये चीज तुम लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो। वर्किंग हम यहाँ पे बता दिए इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से, कि ऐसा वर्क होता है। उसमें ऐसा रहता है कि हम किसी भी तरीके से स्मॉल वाले बॉल पे चार्ज फेंकते रहते हैं और ये बड़े वाले पे ट्रांसफर करते जाता है जिसको हमको चार्ज करना होता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला स्फीयर होता है वो फुली चार्ज हो जाता है। नो मैटर व्हाट कितना चार्ज है ए पे, वो सारा का सारा चार्ज बी पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि बी पे कितना चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है इसके पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है ए का हमेशा हायर रह रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज है ए पे, तो अगर निगेटिव है तो हमेशा लोअर ही रह रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज ऑन सरफेस बी। इस वजह से हम जो भी चार्ज देंगे ए पे वो सारा का सारा बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। निगेटिव चार्ज, निगेटिव किधर से किधर जाता है, लोअर टू हायर, और पॉजिटिव हायर टू लोअर। तो जब हम ए पे निगेटिव चार्ज रखे हैं, लेस देन जीरो क्या होता है, निगेटिव ही होता है। निगेटिव रखे हैं तब ए जो है लोअर पोटेंशियल है यानी कि चार्ज ए से बी तरफ जाएगा। अगर हम ए पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो ए का पोटेंशियल क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, यानी कि उस समय भी ए से बी ही जाएगा। बात समझ आया? यस सर। किसी को और कोई डाउट इसमें तो पूछ सकता है। सर बी का टर्म आने का मतलब यहाँ पे जो क्यू बी का चार्ज है उसका कोई भी टर्म हम लोग जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसमें नहीं आया, तो इसका मतलब यही है ना कि मतलब उसके अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम है शेल के अंदर, इसीलिए वो कट हो गया, मतलब वो कट जा रहा। हाँ, मतलब कि इस सरफेस पे जो भी चार्ज आ रहा है उसके कारण जो अंदर का पोटेंशियल है वो हर जगह पे सेम है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क उसकी वजह से करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे मेनली एक चार्ज को ए सरफेस से यहाँ ले जा रहे हैं, यानी कि वर्क ही कर रहे हैं,
लेकिन दोनों जगह का इस चार्ज की वजह से, क्यूबी की वजह से पोटेंशियल सेम है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या आएगा? 0। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो कितना रहे चार्ज क्या रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कोई डाउट? ठीक है, फिर तो हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चार्ज की वजह से जो भी एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल किसी भी पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस पोटेंशियल की वजह से यही है कि अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो हम एनर्जी आसानी से लिख सकते हैं, तो हमारे फायदे के लिए है पोटेंशियल। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, वो भी हमारे फायदे के लिए था, इसलिए। ठीक है, फिर ये ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, उसमें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कैसे देखेंगे? इतना पढ़ चुके हैं तो इसके लिए एक टॉपिक नहीं रह गया है, क्योंकि ऊपर हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं वही से रिलेटेड है। क्या? तो हम लोग जानते हैं कि डीवी जो होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डी आर या डी एस जो भी लिखो माइनस ये होता है। इसके रिलेशन हम लोग स्केलर से वेक्टर, वेक्टर से स्केलर, ये सारी चीज हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, ना ही किसी दो पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज भी, मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम बोल रहे हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं है, तो हम ए से बी के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ से ए से बी के लिए लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ वी माइनस वी लिखेंगे, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। और माइनस इससे अगर ई, हम, हाँ, ई कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, यस सर, इंटीग्रल डी आर। डी आर डॉट प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि अगर हम इसको बोल रहे हैं कि हमारा आर वेक्टर है, तो यहाँ से एंगल दोनों में इसमें एंगल थीटा बन रहा है, तो हम कॉस ऑफ थीटा बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत इसमें? दोनों के बीच में अगर हम एंगल देख रहे हैं, कुछ एंगल हो सकता है, क्योंकि डी आर वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला लाइन है, तो वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। ये यस चीज सर। पता है कि नहीं? ठीक है, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, ये जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं वही है। तो यहाँ पे अगर हम ए से बी को बोल रहे हैं कि डिस्टेंस डी है लेट्स से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो तो माइनस ई डी कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, यस सर। यानी कि यहाँ से हम वी ए माइनस वी भी लिख सकते हैं कि ई डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो ए जो है हायर पोटेंशियल पे, यानी कि वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी है। तो एक लाइन पहले भी लिखाए थे, अभी भी हम बोल रहे हैं, समझाए भी थे कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या फिर अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा।
ठीक है, तो हम हायर माइनस अगर इनिशियल लिखे हैं तो ईडी कॉस ऑफ थीटा लिखे हैं। तो इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस कह दिया जाता है। केस 1 कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारा ये पॉइंट ए और पॉइंट बी इससे वर्टिकल लाइन पे हो, ऐसा परपेंडिकुलर लाइन पे हो, तो यहाँ पे हम वी ए माइनस बी बी क्या आ जाएगा बोलो? 0 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है? 90 डिग्री 90 डिग्री आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी क्या है? सेम है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ले लें तो उस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल हमारा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, यानी कि ए बी इस लाइन पे कहीं भी चले जाएं पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो किसी चार्ज को ए से बी या बी से ए लाने में हमें वर्क कितना करना पड़ेगा बताओ? तो 0 वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो चेंज फिर इन पोटेंशियल क्या है? 0 है। ये ठीक है, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल ही 0 है, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो वर्क हमें 0 करना पड़ेगा। अब केस 2 का देता है, कैसा है? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और हम ए से बी इसी लाइन के पैरेलल जा रहे हैं। ईडी अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है तो वी ए माइनस बी भी हम क्या लिखेंगे? ई ईडी इंटू। ठीक है, यानी कि हम डेल्टा वी इसको डायरेक्टली भी हम लोग करंट जब पढ़ेंगे तो वहां पे करंट में डायरेक्टली वी इक्वल टू ईडी लिख दिया जाता है, यानी कि डेल्टा वी को ही भी लिख के कह दिया जाता है कि ईडी है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ईडी लिखे हैं। बहुत बार लोग आते हैं कंफ्यूजन में कि सर डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं वी इक्वल टू ई डी, तो क्या डाउट आता है कि लोग बोलते हैं कि डीवी इक्वल टू जो हम लोग पढ़े हैं वो तो माइनस सी डॉट डी आर होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन डी लिखेंगे और कॉस ऑफ 0 डिग्री लिखेंगे तो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो माइनस में आना चाहिए। बात सही है, कंफ्यूजन आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज हम लोग करेंगे तो लोअर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, और यहाँ पे जब हम भी लिखते हैं तो डायरेक्टली हम डिफरेंस को लिख रहे हैं, हायर माइनस लोअर को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी धीरे धीरे करंट जब पढ़ेंगे ये वाला चीज और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हम इसे v इक्वल टू ईडी बोले, यानी कि हम हायर माइनस लोअर का डिफरेंस को v बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। काम का चीज है। ऐसा दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम है, यूनिफॉर्म है। पॉइंट्स दे रखा है ए बी सी डी, 2 सेंटीमीटर ठीक है, फाइंड एक एक लाइन का आंसर है, फटाफट बोलते जाओ। सो tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, tan इनवर्स 1/2
इनवर्स 1/2 पता नहीं, यहाँ पे इसके क्या जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सर पहला का आंसर 0.4 जूल। ए से बी जा रहा है तो पहला का तो डायरेक्टली E इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 20 इंटू 2 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.4 जूल। जूल नहीं, वोल्ट। पोटेंशियल है तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट। यस सर। सेकेंड, सर सेकंड का भी वही 0.4 वोल्ट। ठीक है। सेकेंड में किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये कैसे निकाले, तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम इस चीज को बोलते हैं कि ये डी है, ये अगर एंगल थीटा है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी कॉस थीटा, और हमें यही जरूरत है, यानी कि ये वाला डी कॉस थीटा हमें क्या दे रखा है, गिवन है। तो अगर हम इसे बोल रहे हैं कि डी कॉस थीटा, तो यहाँ पे डी कॉस थीटा जो है डी डैश ले लेते हैं। डी डैश अगर हम बोल रहे हैं तो डी डैश कॉस थीटा जो है ये 2 ही दे रखा है, तो 0.4 वोल्ट ही होगा। VC सर माइनस VA क्या करें, 0.8 वोल्ट है। 0.8 या माइनस 0.8 वोल्ट। माइनस 0.8। माइनस क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सी, इस वजह से यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, माइनस। क्लियर है। डी VD माइनस VC क्या आएगा, 0। 0, सेम वर्टिकल लाइन में है। VA माइनस VD 0.8 वोल्ट। 0.8, यानी कि VA माइनस VC के बराबर ही होगा, यानी कि 0.8 वोल्ट लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी कि ऐसा अगर दिया यूनिफॉर्म तो हम लोग डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है, कॉस थीटा के चक्कर में नहीं पड़ना, क्या दे रखा है उसी के। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है फिर। कोई बताएगा कि इस नाम से तुमको क्या समझ में आ रहा है। सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल, यानी कि किसी भी सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं जिसपे इक्वल पोटेंशियल हो, कोई सा भी सरफेस हो, इमेजिनरी हो या फिर एग्जिस्टिंग सरफेस हो, जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो उसका एक सरफेस वाल की हम बात कर रहे हैं तो वो भी सरफेस है। तो सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम रहा तो हम कहेंगे कि इक्वी पोटेंशियल है, हर उसके उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पोटेंशियल सरफेस सेम है, पोटेंशियल सेम है उस सरफेस पे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि अगर हम उस सरफेस पे एक जैसे फिगर बनाए देते हैं, तो लेट्स से ये हमारा सरफेस है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, पॉइंट सी डी जो भी हो, तो यहाँ पे ए और बी का पोटेंशियल अगर सेम है तो कहेंगे, हर एक पॉइंट कोई सा भी पॉइंट ले लें तो पोटेंशियल अगर सेम होगा तो कहेंगे कि ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल है। पोटेंशियल सेम है यानी कि चेंज इन जो पोटेंशियल है ये 0 होगा। चेंज इन पोटेंशियल 0 है यानी कि जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो 0 करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाता है, तो इसे हम लिखेंगे कि पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस। ठीक है, सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है या फिजिकल एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इज सेम।
throughout, then surface is said to be equipotential. ठीक है, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे एक एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं कि अभी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था ऐसा, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक मेटल सीट रखते तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऐसा यूनिफॉर्म आता है। अगर हम यहाँ पे एक ऐसा ही इमेजिनरी सरफेस मान लें, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके हर पॉइंट पे अभी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, पोटेंशियल क्या आ रहा था, सेम। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 कोई सा भी पॉइंट ले लें, पोटेंशियल एट 1 विल बी पोटेंशियल एट 2 विल बी पोटेंशियल एट 3, सारे के सारे जो होंगे वो सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है, यानी कि ऐसा एक हम सरफेस अगर माने हैं तो ये हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जांपल लिए थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 लाइंस ड्रॉ करे थे, लेकिन हम जानते हैं कि लाइंस 2D में नहीं 3D में रहे होंगे, तो जो परपेंडिकुलर हम लाइन बोल रहे थे वहां परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, वही प्लेन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन है, उस प्लेन के हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि पोटेंशियल सेम है, तो हम बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इससे हम आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये स्फीयर है। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे सरफेस पे तो कितना लिखेंगे बताओ, के क्यू बाई आर लिखेंगे। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि यहाँ पे ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर हम इससे आर दूरी का R1 दूरी ले ले, R2 दूरी पे स्फीयर बनाएंगे तो उसका भी एक अपना पोटेंशियल होगा और उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, इस बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, लाइन चार्ज है, जैसे अगर इस पे चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा बता सकते हो? सिमेट्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल ऐसा बनेगा, क्योंकि यस इससे सर। हम सेम दूरी पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमारा क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमें प्लेनर मिल सकता है, स्फेरिकल मिल सकता है, सिलेंड्रिकल मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो ऐसे में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सरफेसेस मिल सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज, पहला तो हम कह रहे हैं कि सरफेस का पोटेंशियल सेम, यानी कि हर किसी भी दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी कि पोटेंशियल ऑन सरफेस इज सेम। ठीक है, यानी कि अगर हम इससे बोले तो चेंज इन पोटेंशियल हमें मिलेगा 0, चेंज इन पोटेंशियल 0, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ अ चार्ज is moved on the surface against electric field, then work done कितना होगा बताओ? 0 होगा। ठीक है, सेकेंड,
अगर वर्क डन 0 बोल रहे हैं तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई भी सरफेस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम कोई भी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले आए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू अगर 0 है, दिस इंप्लाइज डेल्टा वी यानी कि डीवी जो है वो 0 है, ठीक है, डीवी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ई डॉट डी आर जो है ये 0 है। ये 0 होने का मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 तो कर नहीं रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन उस सरफेस पे, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों में परपेंडिकुलर का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही चीज बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर जो भी कुछ हो तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही पास होगा। एक चीज हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं करते हैं, तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस करेंगे? नो सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो उसे भी लिख लेते हैं, सरफेसेस डज नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस करा तो हम जानते हैं कि दोनों सरफेसेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, नेट रिप्रेजेंट करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए गलत है। तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किसी भी रीजन में, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, इस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, ऐसा दिया है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 20, 30, 40 मीटर में ले लो, ये सब है 100 वोल्ट, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यानी कि प्लेन है, बात समझ आ रहा है, ऐसा प्लेन रहा होगा, हम लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लिखने का मतलब है कि अगर हम इस सरफेस के, यानी कि जो प्लेन है इसके किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट, इसके सरफेस पे कहीं भी जाएंगे तो 160। बात क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है। जो कुछ पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करना है। हो गया?
अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा ये बता पाओगे क्या? तो जेड एक्सिस को, हाँ, जेड एक्सिस को जेड एक्सिस में कैसे रहेगा? ये हमें प्लेन दिख रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बात मानते हो? तो यस परपेंडिकुलर सर। यानी यस सर। परपेंडिकुलर यानी कि ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा हम ड्रॉ कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, यानी कि इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो इस लाइन के अलोंग ऊपर जाए या फिर नीचे आए। अब तुम लोग बताओ कि वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, किधर होगा? सर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन के लिए अगर हम लिखेंगे तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए, नेकेड पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्लस एक तो हम परपेंडिकुलर देख लिए। अब हमने जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है घटता है, ठीक है? तो अगर हम इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़े, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है? वेक्टर में लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्लस हम यहाँ पे लिख रहे हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस प्लस पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों चीज हम डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें डायरेक्शन मिल गया, एंगल दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, हम लिख लेंगे। अब मैग्नीट्यूड पे आते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? बोलो। हम अभी पढ़े थे v इक्वल टू क्या होता है, e इंटू डी, कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस ऑफ थीटा। दिक्कत यहाँ से ध्यान से देखें तो अगर हम इसे d बोलते हैं तो ये 37 डिग्री है, ये 90, तो ये हमें 53 डिग्री मिलेगा, ठीक है? तो d cos थीटा 50 और 93 निकालना है, तो d जो है हमें 10 दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं E इजकल टू वी बाई डी ऑफ कॉस थीटा। ये v जो है डेल्टा v, हायर माइनस, यानी कि अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं a पॉइंट और इसे बोल रहे हैं b पॉइंट, तो हायर पोटेंशियल पे a है, va माइनस bb ही लिखे हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं 60/10 ऑफ कॉस ऑफ 53 डिग्री लिख सकते हैं। देख के बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन दोनों हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 53 डिग्री है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो माइनस ई कॉस 53 डिग्री आई कैप एंड प्लस में आ जाएगा जे कैप, लिख सकते हो। आगे का सॉल्व कर लेना है। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, ठीक है? हमसे पूछ रहा है कि ई और ईबी में कौन सा ज्यादा होगा। बराबर होगा क्या होगा? तो हम तो जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ जाए तो बता सकते हैं कि भाई किधर डायरेक्शन है। अब ज्यादा कम कैसे बताएंगे? ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ ज्यादा होगा, और नोट करके याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर वेयर
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर डेंसर। क्लियर है? सर Yes, इसका sir. रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे देख लो, ये और ये 2 पॉइंट्स, ये और ये 2 पॉइंट्स, क्लियर है? इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। यस सर। ठीक है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये है, तो अगर हम इस फर्स्ट की, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट, इसे बोल रहे हैं सेकंड, तो फर्स्ट की जगह लिखेंगे तो E1 D1 लिखेंगे और सेकंड जगह लिखेंगे E2 D2। दोनों आपस में क्या होने चाहिए? कांस्टेंट, बराबर होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा? जहाँ डिस्टेंस दोनों सरफेसेस के बीच में क्या हो? कम होगा, यानी कि जहाँ डेंसर होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई अगर 2 सरफेसेस है, 2 पे चार्ज दिए हैं, किसी को कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज कैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, कैसे किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये सब चीजें देखेंगे। क्लियर है? सर हाँ, सर अगर HCV और वर्कबुक हो जाए तब फिर आगे क्या सॉल्व करना सही रहेगा? ये प्रीवियस ईयर, ठीक है, 41 ईयर्स 42 ईयर्स सब आता है ना। यस सर। तो उसे बना लेना है, वो बनाने से आइडिया लग जाता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेंगे। और जब सारे खत्म हो जा रहे हैं तो लास्ट में तुम कोई सा भी, हाँ तो वही बोल रहे हैं कि लास्ट में कोई सा भी एक बुक लेके, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बुक लेना है, क्वेश्चन बैंक ले लो, उसे बैठ के बना लो। सर स्ट्रेंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी और DC पांडे में से कौन सा सही रहेगा? मतलब क्वेश्चंस करने के लिए या फिर थ्योरी के लिए? क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए जैसे कि फिजिक्स गैलेक्सी भी ठीक है, मतलब उसमें क्वेश्चन थोड़ा इरोडो ये सब का भी डाल रखा है। ठीक है, तो फिजिक्स गैलेक्सी अगर अवेलेबल है तो उसमें क्वेश्चंस अच्छे से दे रखे हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। और सिंगेज लोगे तो सिंगेज जो अभी के टाइम में जो भी चल रहा है उसी के हिसाब से है, तो सिंगेज ठीक है। और थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करना चाहते हो तो DC पांडे। ओके सर। ठीक है, तो मोस्टली हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर इतना कर ले रहे हो तो कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक उठाओ। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक उठा के वो सॉल्व करो। ठीक है, और ज्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हाँ भाई एक ही चैप्टर हम 4 बुक से कर ले, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। एक ही बुक करो लेकिन वो पूरा कर लो शुरू से लास्ट तक, क्योंकि एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर अभी कौन सा कर रहे हो? सर 11th में तो सिंगेज किया था और अभी मेरे बस HCV और बुकलेट ही लेना है अभी, इसीलिए पूछा। हाँ, तो सिंगेज किए थे तो वही कर लो, क्योंकि उसके पैटर्न सब पता है कि किस तरीके का है। ठीक है, और बाकी ओके सर। हाँ, अर्पित, यस सर। तुम मेरा लोग तो क्वेश्चन सब कर रहे हो? हाँ, मेरा तो HCV था और वर्कबुक था, उसके बाद सोचे थे वो एक MCQ वाला बुक आता है वो ले। हाँ, उसके बाद वही MCQ क्वेश्चन बैंक कोई सा भी सिंगेज का ले लो, यस या सर। कोई तो सा भी। संगेश का नहीं लेंगे क्योंकि संगेश का भैया से पूछे तो वो बोले टाइम है तो कर सकता है, लेकिन बहुत टाइम ले लेता है एक चैप्टर।
हाँ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे रखे हैं। यस सर। सर एचसीवी और वर्कबुक करने के बाद हो जाना चाहिए, मतलब उतना सेंगेज का मेंस जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। वर्कबुक अगर ईमानदारी से और ये एचसीवी कर एचसीवी लेते हो तो मेंस और नीट के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, एडवांस के लिए थोड़ा बहुत सर एक्स्ट्रा एडवांस के लिए मेहनत तो तो कर। 41 ईयर्स वाला से हो जाता है। हाँ लगभग हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पे ही पूछता है, मेहनत करवाता है तुमसे। ट्राई करके देखना, क्वेश्चंस कोई भी चैप्टर पढ़े हो तुमको पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या करना होता है। जितना पढ़े हो वही चीज रहता है, लेकिन शुरू से उठा के देता है कि हाँ ये चीज करो तुम। बीच में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस वाले में कर भी सकते हैं, ऐसे वाले में शुरू से हमें जो चीज सीखे हैं वो कर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो 41 ईयर्स इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी से बनाना शुरू कर दो। जो 11th के नहीं बनाए हो वो भी बनाओ, और हर चैप्टर में थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करो कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस रह रहे हैं और कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत अपना दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। सर हम लोग का ठीक है फिर। केटीजी के बाद नहीं हुआ था तो वो कब करा सकते हैं? सर केटीजी के थर्मो का पार्ट केटीजी के बाद कैलोरीमीटर और एक चैप्टर बचा नहीं केटीजी भी बचा हुआ, केटीजी केटी और कैलोरीमीटर केटीजी बचा हुआ और था। थर्मोडायनेमिक्स। हाँ कैलोरीमीटर तो हो गया था ना, थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी यस और सर थर्मोडायनेमिक्स कैलोरीमीटर बचा हुआ। हाँ तो वो कब तक हाँ, हो सकता होगा है? उसको भी। वही तो देख रहे हैं, 12th ही खत्म कर लो उसके बाद ही, मतलब जून जून तो आ ही गया है, जुलाई अगस्त सितंबर मान लो। ओके सर। ठीक है। सर दो इस चैप्टर वीक रह गया ज्यादा क्लास तुम्हारे। लगेगा क्या फिजिक्स का? ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 4-5 सर लगेगा। मतलब जो मतलब इस बार नहीं लगा तो कंप्लीट करने के लिए। हाँ अभी तो लगेगा ही, 1-2 वीक 3 वीक चलेगा। चलो तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। सिलेबस तो अभी मतलब जो भी चल रहा है पीछे का, मान के चलो 20-15 दिन तो डिस्टर्ब रहा ही है, तो सब मेकअप करने का कोशिश होगा। यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू।